हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम शुरू कर रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर का पेपर थर्ड। और इसकी जो पहली यूनिट है उसको आज हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो आज हम देखेंगे वो देखेंगे इकोलॉजी का परिचय देखेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोलॉजी देखेंगे, इकोलॉजी संबंधित कुछ डेफिनेशंस देखेंगे, इकोलॉजी की हिस्ट्री देखेंगे और इकोलॉजी का जो सब डिविजन है उसके बारे में बात करेंगे और लास्ट में हम बात करेंगे स्कोप ऑफ इकोलॉजी के बारे में। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। जो इकोलॉजी शब्द है, अंग्रेजी भाषा का है इकोलॉजी शब्द। इसको सबसे पहले जर्मन बायोलॉजिस्ट हिकेल ने 1869 में दिया। हालांकि इससे पहले इकोलॉजी वर्ड का प्रयोग रिटर्न ने 1868 में किया था, परंतु पूर्ण रूप से परिभाषित और विस्तृत अध्ययन का जो श्रेय है वो जर्मन जीव वैज्ञानिक अर्नेस्ट हिकेल को जाता है। इसलिए हमसे जब कभी पूछा जाए कि किसने दिया तो यही अर्नेस्ट हिकेल को ही कहेंगे। तो जो अंग्रेजी वर्ड है इकोलॉजी, इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। ग्रीक में इसको आइकोलॉजी कहते हैं और ये जो आइकोलॉजी है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है आइकोस। आइकोस का अर्थ होता है हाउस, हैबिटेट और प्लेस ऑफ लिविंग, है ना। तो जीवों के रहने का स्थान या घर, ये तो है आइकोस का अर्थ। और लॉगस का जो अर्थ है उसका अर्थ है टू स्टडी या अध्ययन करना। तो आइकोलॉजी या इकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों आइकोस और लॉगस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है जो जीव हैं उनका उनके आवास में अध्ययन करना। जो अर्नेस्ट हिकेल है उसने सबसे पहले पारिस्थितिकी है उसको परिभाषित करते हुए लिखा कि जैविक तथा अजैविक वातावरण के साथ प्राणियों के अंतर संबंधों का संपूर्ण अध्ययन ही पारिस्थितिकी कहलाता है। मीन्स इकोलॉजी इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म with each other and with their environment. So it is concerned with the general principles that apply to both animals and plants. ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो परिभाषा है इकोलॉजी की, अर्नेस्ट हिकेल के अलावा भी बहुत से लोगों ने इकोलॉजी की भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी, क्योंकि इसमें क्या है, पारिस्थितिकी की संरचना है उसके आधार पर, जीवधारियों से उसके जो संबंध है उसके आधार पर पारिस्थितिकी की विभिन्न परिभाषाएं दी गई। हिकेल ने जो परिभाषा दी थी कि प्राकृतिक वातावरण का अध्ययन और जीवों का आपस में उसके परिवेश के साथ अध्ययन को पारिस्थितिकी कहा जाता है। हिकेल ने एक जगह यूज किया है कि प्राकृतिक वातावरण का अध्ययन और जीवों का आपस में उनके परिवेश के साथ अध्ययन को पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहा जाता है। इसके अलावा बार्मिंग ने 1895 में और 1905 में अपनी बुक्स में इकोलॉजी को परिभाषित करते हुए कहा कि जीवों का उसके वातावरण के साथ अध्ययन ही पारिस्थितिकी है। क्लीमेंटस ने 1916 में बताया कि कम्युनिटी या समुदाय का विज्ञान ही पारिस्थितिकी है। इसके अलावा टेलर ने कहा कि समस्त जीवों के अपने समस्त वातावरण के साथ सभी संबंध के विज्ञान को पारिस्थितिकी कहा जाता है। ये टेलर ने 1936 में कहा। इसके बाद एक बहुत बड़े पारिस्थितिकी विशेषज्ञ, पारिस्थितिज्ञ ओडम, उन्होंने पारिस्थितिकी को परिभाषित करते हुए कहा कि प्रकृति की संरचना तथा कार्य के अध्ययन को ही पारिस्थितिकी कहते हैं। इसके अलावा एक महान भारतीय पारिस्थितिकी विज्ञ आर मिश्रा, उन्होंने पारिस्थितिकी को परिभाषित करते हुए कहा कि विभिन्न अवस्थाओं, फॉर्म्स, फंक्शंस, कार्य तथा कारक, फैक्टर्स के सम्मिश्रण का विज्ञान ही पारिस्थितिकी विज्ञान है। यदि हम इकोलॉजी की हिस्ट्री को देखते हैं तो
जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि जो भारत में पारिस्थितिकी का प्रयोग और ज्ञान उतना ही पुराना है जितना कि मानव सभ्यता। मानव विभिन्न वातावरणीय सूचनाओं का प्रयोग अपने भोजन, आवास तथा उपचार आदि हेतु आदिम काल से करता आ रहा है। भारतीय वेदों, पुराणों, उपनिषदों में पारिस्थितिकी ज्ञान की झलक देखी जा सकती है। चरक ने वायु, जल, दिशा, समय की विशेषज्ञता को पादप जीवन के नियमन के साथ जोड़ा। इसके बाद जो यूनानी दार्शनिक थे जैसे अरस्तु, थियोफ्रेस्टस, हिप्पोक्रेटस, लीनियस और बफन ने अपनी विभिन्न पुस्तकों में पारिस्थितिकी तथा प्रकृति के महत्व पर अत्यधिक प्रकाश डाला। रिटर ने सबसे पहले आइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। हिकेल ने पारिस्थितिकी को सर्वप्रथम परिभाषित किया। मोवियस ने प्राणियों में समुदाय की विशेषता पर समुदाय की विशेषता यानी कम्युनिटी पर प्रकाश डाला। श्रोटर तथा क्रिचर ने 1896 में सिंकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। सिंकोलॉजी शब्द का प्रयोग या प्रतिपादन किसने किया? श्रोटर तथा क्रिचर ने। इसके अलावा इसके साथ ऑटोकोलॉजी शब्द को भी जोड़ा गया। फोरवेस, वार्मिंग, कावलिस तथा क्लीमेंटस ने पादप और जंतु समुदाय के अध्ययन में उल्लेखनीय योगदान दिया। जो भारतीय परिस्थितिकी विज्ञ हैं मिश्रा, उन्होंने ऑटोकोलॉजी के क्षेत्र में विशेषता जो शाकीय पौधे हैं उन पर उल्लेखनीय कार्य किया। यदि हम पारिस्थितिकी की मुख्य शाखाओं का या प्रविभाजन की बात करें तो पादप जंतु और उनके वातावरण तथा संपूर्ण प्रकृति का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। पारिस्थितिकी का अन्य जो मुख्य शाखाएं वो जो प्रविभाजन है वो हम मुख्य रूप से 3 आधारों पर करते हैं। एक तो वर्गीकीय संबंधों के आधार पर यानी टैक्सोनोमिक एफिनिटीज है उसके आधार पर हम जो पारिस्थितिकी है उसका विभाजन करते हैं। दूसरा हैबिटेट के आधार पर, आवास के आधार पर हम पारिस्थितिकी को विभिन्न शाखाओं में बांटते हैं। इसके अलावा संगठन के आधार पर भी पारिस्थितिकी का विभाजन किया गया है। जो पहला है वर्गीकीय संबंधों के आधार पर विभाजन, ये वर्गीकरण प्राणी विज्ञान, जूलॉजी और वनस्पति विज्ञान आदि के आधार पर किया गया है, जिसकी जो मुख्य शाखाएं वो हैं प्राणी पारिस्थितिकी या एनिमल इकोलॉजी और दूसरी पादप पारिस्थितिकी या प्लांट इकोलॉजी। जो प्राणी पारिस्थितिकी है या एनिमल इकोलॉजी है इसमें प्राणियों को प्रधानता दी जाती है तथा पौधे आदि को गौण माना जाता है। इस शाखा में मानव पारिस्थितिकी जैसे ह्यूमन इकोलॉजी, स्तनपायी पारिस्थितिकी मैमिलियन इकोलॉजी, पक्षी पारिस्थितिकी एवियन इकोलॉजी तथा कीट पारिस्थितिकी इंसेक्ट इकोलॉजी आदि प्रमुख सब डिविजन्स हैं। इसी प्रकार मानव पारिस्थितिकी का गहरा संबंध समष्टि पारिस्थितिकी या पॉपुलेशन इकोलॉजी से है। पारिस्थितिकी में प्राणी पारिस्थितिकी का अन्य पारिस्थितिकी विज्ञान तथा पादप पारिस्थितिकी के साथ साथ ही अध्ययन किया जाता है। पादप पारिस्थितिकी की बात करें तो इसमें क्या है, जो पादप हैं उनको ही मुख्य रूप से अध्ययन किया जाता है तथा प्राणियों को वातावरण का एक अंग माना जाता है, लेकिन जो मुख्य अध्ययन है वो किसका होता है? पादपों का किया जाता है। पादप पारिस्थितिकी को समुदाय आदि के आधार पर अन्य उपवर्ग जैसे कि स्थलीय पारिस्थितिकी ग्रासलैंड इकोलॉजी, वन पारिस्थितिकी फॉरेस्ट इकोलॉजी, शैवाल पारिस्थितिकी एल्गल इकोलॉजी तथा कवक पारिस्थितिकी या फंगल इकोलॉजी में बांटा जाता है। तो एक बार फिर से देख लीजिए कि जो आवासीय पारिस्थितिकी है हैबिटेट इकोलॉजी है उसको हम किस किस में बांट सकते हैं। आवासीय पारिस्थितिकी के आधार पर बहुत से जो पारिस्थितिज्ञ हैं वो आवास के आधार पर जीवों का अध्ययन करते हैं। आवास के जो विशिष्ट स्थल हैं जहाँ पर जीव रहते हैं तथा इसका जो वातावरण से गहरा संबंध है, आवासीय पारिस्थितिकी को विभिन्न आवासों के आधार पर
हम निम्न भागों में बांट सकते हैं: अलवणीय या स्वच्छ जलीय पारिस्थितिकी या फ्रेश वाटर इकोलॉजी। नेक्स्ट, समुद्रीय पारिस्थितिकी या मरीन इकोलॉजी। उसके अलावा अगली बेला संगम पारिस्थितिकी या यूस्टेराइन इकोलॉजी। फिर घास स्थल पारिस्थितिकी या ग्रासलैंड इकोलॉजी और शुष्क स्थल पारिस्थितिकी एराइड इकोलॉजी। इसके अलावा जो संगठन के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे हम इनको जो पारिस्थितिकी है उसको दो भागों में बांटते हैं: स्वयं पारिस्थितिकी और सम पारिस्थितिकी। स्वयं पारिस्थितिकी है, इसको इंडिविजुअल्स या व्यक्तिगत पारिस्थितिकी भी माना जाता है। इसमें एक जीव या एक जाति के जीवों का वातावरण के साथ संबंध देखा जाता है। व्यक्तिगत जीव की आवश्यकताओं तथा स्वयं अथवा अन्य जीवों के साथ संबंध तथा पर्यावरण पर होने वाले प्रभावों को ऑटो इकोलॉजी के अंतर्गत देखा जाता है। इसमें व्यक्तिगत जाति के सभी पक्षों जैसे कि आकार की, वर्ग की स्थिति, टैक्सोनॉमिक पोजीशन, भौगोलिक वितरण, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन आदि का अध्ययन किया जाता है। जैसे जीव की जो संपूर्ण जीवन प्रक्रिया लाइफ साइकिल है उसका अध्ययन, वे सभी कारक जिनके कारण जीव प्रभावित होते हैं, स्वयं पारिस्थितिकी में उनका अध्ययन किया जाता है। जो दूसरी है सम पारिस्थितिकी या सैंकोलॉजी। इसमें क्या, समस्त जीव जैसे कि जंतु, पादप और सूक्ष्म जीव प्रकृति में एक साथ एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा साथ ही समुदायों का निर्माण करते हैं। ये जीव साथ साथ रहने के दौरान एक दूसरे के जीवन को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। इस प्रकार के समूहों अथवा समुदायों के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन सम पारिस्थितिकी या सैंकोलॉजी कहलाता है। सम पारिस्थितिकी के अध्ययन में समष्टि, पॉपुलेशन, समुदाय, कम्युनिटी, बायोम, परितंत्र, इकोसिस्टम आदि का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा पारिस्थितिकी अन्य शाखाएं भी हैं जैसे कि भूगोलीय पारिस्थितिकी, बायोजियोग्राफी, विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों में जंतु और पादपों का पृथ्वी पर वितरण तथा उनके आपस में पारस्परिक प्रभावों का अध्ययन किया जाता है इसमें। नेक्स्ट है उत्पादन पारिस्थितिकी या प्रोडक्शन इकोलॉजी। इसमें हरे जो पादप हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बनिक पदार्थों का उत्पादन करते हैं या प्राथमिक उत्पादन या प्राइमरी प्रोडक्शन जिसे हम कहते हैं करते हैं। परपोषी जीव विशेष क्रियाओं के द्वारा इस प्राथमिक जो उत्पादन है उसके कुछ भाग को जटिल पदार्थों में, जिनको कि हम सेकेंडरी प्रोडक्ट्स कहते हैं, में बदल देते हैं। दोनों उत्पादों का वो के विभिन्न प्रकार से अत्यधिक मात्रा में होता है। ये पारिस्थितिकी संतुलन में भी अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट है मृदिका की पारिस्थितिकी या पीडियो इकोलॉजी। पीडियो इकोलॉजी में हम मृदा में विभिन्न जीवों को जो संरक्षण मिलता है, पोषण, मृदा जो पोषण प्रदान करती है, विभिन्न सूक्ष्म मृदा में ही अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं। मृदा पारिस्थितिकी अति महत्वपूर्ण है। इस विज्ञान में हम भूमि के अन्य गुण जैसे कि जो अम्लता है, एसिडिटी है, क्षारीयता है, एल्कलाइनिटी है, ह्यूमस है आदि का अध्ययन पीडो इकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट है जीवाश्म पारिस्थितिकी। वातावरण तथा उद्विकास एवोल्यूशन का आपस में गहरा रिश्ता होता है। बहुत से जीव आज से लाखों वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निवास करते थे परंतु अब विलुप्त हो चुके हैं। जीवाश्म पारिस्थितिकी जीवाश्मों के माध्यम से उस समय का जो जीवन था और वातावरण था उसका अध्ययन करवाती है। इसके बाद हम स्कोप ऑफ इकोलॉजी की बात करें तो पारिस्थितिकी वातावरण तथा प्रकृति के विभिन्न पहलुओं का ज्ञान करवाती है। यह मानव जाति के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसका महत्व निम्न बिंदुओं के अंतर्गत हम समझ सकते हैं। पहला है पर्यावरण प्रदूषण व उसका निस्तारण या निराकरण। विज्ञान की उन्नति के साथ साथ वातावरण में बहुत से हानिकारक पदार्थों का समावेश है वो बढ़ रहा है। इन हानिकारक पदार्थ तथा प्रदूषकों के प्रभाव से संपूर्ण पारिस्थितिकी है उसका संतुलन बिगड़ता जा रहा है। पर्यावरण में प्रदूषक गैसों के बढ़ने से जो बर्फीले प्रदेश हैं वो तेजी से पिघल रहे हैं
तथा समुद्र का जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है। कृषि जगत में हुई वर्तमान क्रांति के फलस्वरूप कीटकनाशक जो हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, खरपतवार नाशक हैं, वीडिसाइड्स हैं, का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। आज कोई भी जल स्रोत है वो शुद्ध नहीं है। आज युद्ध सामग्री, औषधियों की बहुलता के कारण रेडियोधर्मी जो पदार्थ हैं, रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंसेस हैं, उनका अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है। तो पारिस्थितिकी विभिन्न जो पर्यावरणीय प्रदूषक हैं उनका ज्ञान कराती है, इसके निराकरण हेतु मार्गदर्शन करवाती है, मार्ग का चयन करवाती है कि हम इन पर्यावरणीय प्रदूषणों से कैसे मुक्ति पा सकते हैं। नेक्स्ट है जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव और उनका निराकरण। जनसंख्या वृद्धि के जो कुप्रभाव हैं उससे जो पारिस्थितिकी है वो हमें अवगत कराती है, साथ ही इसके निराकरण संरक्षण के सुझाव भी पारिस्थितिकी हमें देती है। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण आज जो प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन हो रहा है उसको हम पारिस्थितिकी के अध्ययन के द्वारा सीमित कर सकते हैं। नेक्स्ट है वन्य जीव संरक्षण में। जनसंख्या वृद्धि के साथ वन्य जीवों के जो प्राकृतिक आवास हैं वो सिकुड़ते जा रहे हैं। फलस्वरूप जो पारिस्थितिकी है संतुलन है वो बिगड़ता जा रहा है। पारिस्थितिकी हमें इन सभी प्रभावों का आभास कराती है, जैसे वन्य जीवों का संरक्षण हमें करना चाहिए और इस दिशा में बहुत सारे कार्य हो भी रहे हैं। नेक्स्ट है आर्थिक विकास और जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए। तो मानव समाज अपने आर्थिक विकास हेतु पशुओं, फसलों, बाग बगीचों, औषधियों, जंगल, रेशम व मधुमक्खी पालन जैसे कार्य हैं। तो रेशम के कीट, मधुमक्खी कीट, इन पर निर्भर है। पारिस्थितिकी हमें पारिस्थितिकी संतुलन के साथ साथ इनके जो उपयुक्त दोहन है उसका ज्ञान कराती है, जिससे कि हमारे जीवन स्तर को बढ़ाने में योगदान मिल सके। तो पारिस्थितिकी मानव से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण विषय है। इसके अध्ययन के द्वारा हम पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक विकास व स्थिर जनसंख्या आदि के बारे में ज्ञान और तकनीकी अर्जित कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका पारिस्थितिकी का महत्व है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बात करेंगे। आज बस इतना ही। थैंक यू।